नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। ये सीरीज़ बिहार दरोगा प्रीलिम्स का है, जो प्रैक्टिस टेस्ट 7 नंबर है। जो साथी इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का ये मोटिवेशन है कि समय एक नदी की तरह है। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है, देखेंगे। किसी जो है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पर सबसे पहले जो है उसका ऊंचाई ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो ऊंचाई तो दिया हुआ है, तो वहां से क्या निकालेंगे बताइए, भुजा निकालेंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो निकालिएगा तो कितना आएगा आपको, 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में देखेंगे, 2 में क्या कहा जा रहा है कि इतना रुपये के 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 2/3 है और दूसरे भाग तीसरे भाग का 5:6 है। तो पहला भाग का मान ज्ञात करें। तो रेशियो का सवाल है, इसको आप लोग कैलकुलेटिव है, थोड़ा इसको बनाइएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा जरा बता देते हैं आपको। तो 36-24 इसका आंसर आ जाएगा, 36-24। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज की दर में 4 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में धनराशि जो है 5 गुनी हो जाएगी। तो इसमें आपको समय निकालना है। कहा जा रहा है कि 5 कितने वर्ष में जो धनराशि जो है तिगुनी 5 गुनी हो जाएगी। तो निकालिएगा तो 8 वर्ष आएगा। 8 वर्ष में वो धनराशि जो है 5 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 में क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 2 मेजों को इतना रुपए की दर से बेचता है। पहले पर जो है 20% का लाभ प्राप्त करता है, दूसरी पर जो 20% की हानि प्राप्त करता है। तो हानि ज्ञात करें, कुल लाभ या कुल हानि ज्ञात करें, ठीक है। तो कुल लाभ या कुल हानि ज्ञात कीजिएगा तो क्या आएगा बताएंगे। तो आपको हानि आएगा 80 रुपया, आपको हानि आएगा 80 रुपया। इसको बनाइएगा आप लोग, मैथमेटिक्स का सवाल है, यहाँ कैलकुलेशन करना असंभव है, इसलिए आप लोग खुद इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 5 में क्या कहा जा रहा है कि एक नल जो है किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, परंतु टंकी में जो है छेद होने के कारण 3 घंटे अधिक समय लगते हैं, यानी कि 9 घंटे लगेगा। अब छेद हो गया है तो 3 घंटा अधिक समय लग रहा है, यानी कि 9 घंटा लगेगा। तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। तो क्या कीजिएगा, एक का जो है कुल कार्य निकालिएगा तो 1/6 और नल प्लस छेद का 1 घंटे का तो 1/9। तो 1 घंटे का कार्य निकालिएगा तो 1/6 माइनस 1/9 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए। एलसीएम निकालिएगा तो टोटल कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको 1/18 आएगा, यानी कि 18 घंटे में जो है समय लगेगा इसको भरने में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स का सवाल था। आगे बढ़ते हैं जीके जीएस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए आप लोग, जो कि आपके स्क्रीन पे है। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए 6 में क्या कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। तो उस राज्य का नाम बताना है। तो राज्य कौन सा रहा, तो तमिलनाडु रहा। अगर तमिलनाडु की बात किया जाए तो यहाँ की सीएम कौन है, MK स्टालिन, और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए आप लोग। 7 को देखिए। 7 में क्या कहा जा रहा है कि शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 की महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो कौन जीता है बताएंगे जरा। तो इला वेलिनिल कलारीवान ने इस पदक को जीतने का स्वर्ण पदक जीता है। इला वेनिल कलारीवन इस पदक को इन्होंने जीता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को बनाइए आप लोग। 8 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, देखेंगे। अक्टूबर 2020 में जो है शोभा नायडू का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, वह मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना थी, या भारतनाट्यम की, या कच्चीपुड़ी की, या कथक की। तो किस प्रकार की नृत्यांगना थी, तो बताएंगे कच्चीपुड़ी की नृत्यांगना थी, कच्चीपुड़ी की नृत्यांगना थी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 को बनाइए। 9 को देखिए। 9 में क्या कहा जा रहा है कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश के द्वारा की जाएगा।
किया जाएगा। तो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा, भारत करेगा 2021 में, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को बनाएंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा सर्व पावर योजना की शुरुआत किया गया है? निर्मला सीतारमण, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, या रविशंकर प्रसाद के द्वारा, या नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। लेकिन अभी जो है बात किया जाए स्वास्थ्य विभाग का, तो मंत्री कौन है बताएंगे? मनसुख मंडाविया है, मनसुख मंडाविया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को बनाइए। 11 में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? ध्यान रखेंगे, जोवियन ग्रह पूछ रहा है, जोवियन ग्रह नहीं है। यहाँ पे कौन है? ऑप्शन दे रखा है मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। तो जोवियन ग्रह कौन नहीं है? तो मंगल नहीं है, बाकी सब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को बनाइए। 12 को देखिए, 12 में क्या कहा जा रहा है कि बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी बिग बैंग की घटना। ध्यान रखेंगे, 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को बनाएंगे। 13 में देखेंगे, 13 में क्या कहा जा रहा है कि कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? आग्नेय सेल का, या अवसादी सेल का, या केंद्रित सेल का, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो कोयला जो है किस प्रकार का सेल का उदाहरण है? तो बताएंगे अवसादी सेल का उदाहरण है कोयला, अवसादी सेल का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को बनाएंगे। 14 को देखेंगे, 14 में क्या कहा जा रहा है? वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार कितना प्रतिशत है? तो आयतन के अनुसार हीलियम गैस का प्रतिशत कितना है बताएंगे? तो 0.005% है, 0.0005% है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को बनाएंगे। 15 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है? सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है? प्रशांत महासागर का, या आर्कटिक महासागर का, हिंद महासागर का, अटलांटिक महासागर का? तो सारगैसो सागर जो है ये अटलांटिक महासागर का भाग है, अटलांटिक महासागर का भाग है। क्वेश्चन नंबर 16 को बनाइए। 16 में देखिए, 16 में क्या कहा जा रहा है कि अंडमान और निकोबार में कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो बताएंगे 9 डिग्री चैनल, या अंडमान सागर, या मन्नार की खाड़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब बताएंगे? उपयुक्त में से क्यों नहीं? क्योंकि इसको जो है अलग करता है 10 डिग्री चैनल अलग करता है, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, इसीलिए इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को बनाइए। देखिए हम लोगों को 100 क्वेश्चन करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट हो रहा है, आप लोग भी फास्ट बनाइए। चलिए, कहा जा रहा है कि कश्मीर घाटी निम्न में से किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? जास्कर एवं बृहत हिमालय के बीच, या बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम एवं लद्दाख? तो बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब? तो कश्मीर घाटी जो है 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। उस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में स्थित है, बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 को बनाइए। 18 को देखिए, 18 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ज्वारन दमुख का निर्माण करती है? महानदी, गोदावरी, या चंबल, या नर्मदा? तो कौन सा नदी है? तो नर्मदा नदी जो है ज्वारन दमुख का निर्माण करने का काम करती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को बनाएंगे। 19 में क्या कहा जा रहा है कि इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है, ये पूछा जा रहा है। तो इंद्रावती नदी जो है किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 20 को बनाइए। 20 को देखिए, 20 में क्या कहा जा रहा है कि पंपा सरोवर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पंपा सरोवर किस राज्य में स्थित है? पंपा सरोवर जो है किस राज्य में स्थित है? पंपा सरोवर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक की अगर बात किया जाए तो यहाँ के सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई है, और यहाँ के गवर्नर थावरचंद गहलोत है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को बनाइए। 21 को देखिए, 21 में क्या कहा जा रहा है कि पोचम पाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? पोचम पाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो पोचम पाद परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर स्थापित की गई है। किस नदी पर? तो गोदावरी नदी पर स्थापित की गई है। ध्यान रखेंगे, यह जो है तेलंगाना जो है राज्य के निजामाबाद जिले में पड़ता है गोदावरी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को बनाएंगे। 22 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? टीन का अधिकांश उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? तो बताएंगे राजस्थान, उड़ीसा, या छत्तीसगढ़, या कर्नाटक? तो कहाँ होता है अधिक?
तो छत्तीसगढ़ में होता है। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ के सीएम भूपेश बघेल है और गवर्नर अनुसुईया उइके है। क्वेश्चन नंबर 23 को बनाएंगे। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को कहा जाता है। अभी गुजरात का सीएम बदल गए हैं, उस सीएम का नाम है भूपेंद्र पटेल और यहाँ के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को बनाएंगे आप लोग। 24 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? और इतना अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से नहीं लगती है, असम की है, पश्चिम बंगाल की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जितना ऑप्शन दे रखा है उसमें से किसी का नहीं लगता है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका जवाब होगा। कि 4 जो है राज्य लगता है, कौन कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है भूटान से लगती है। तो कहा जा रहा है कि किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो इस सब का तो लगता है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चारों लगने वाला ही ऑप्शन दे रखा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को बनाएंगे। 25 को देखेंगे। 25 में क्या कहा जा रहा है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बनाते चलिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 को बनाइए। द्वितीय जो है बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? बताएंगे किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में आयोजित किया गया था। कब? तो 383 ईस्वी में आयोजित किया गया था। 383 ईस्वी में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कहाँ? तो वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। 27 में क्या कहा जा रहा है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? वैशाली में, विदिशा में या राजगिरी में या प्रतिष्ठान में? तो बताएंगे कहाँ? तो विदिशा में अपना राजधानी स्थापित किया था, विदिशा में। क्वेश्चन नंबर 28 को बनाइए। 28 को देखिए। 28 में क्या कहा जा रहा है कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था? चेदी वंश का संस्थापक कौन था? चेदी वंश का संस्थापक कौन था पूछा जा रहा है। तो बताएंगे खारवेल था या महामेघवाहन था या वसुदेव था या सिमुक था? तो चेदी वंश का जो संस्थापक था कौन था? महामेघवाहन था, महामेघवाहन था। क्वेश्चन नंबर 29 को बनाइए। 29 को देखिए। 29 में क्या कहा जा रहा है कि प्रथम जो है हुन आक्रमण किसके समय में हुआ था? हुन आक्रमण प्रथम पूछा जा रहा है। बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम के या चंद्रगुप्त द्वितीय के या स्कंदगुप्त के या समुद्रगुप्त के? तो किसके समय में जो है प्रथम हुन आक्रमण हुआ था? तो वो स्कंदगुप्त के समय में प्रथम हुन आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 को बनाइए आप लोग। 30 में देखिए। 30 में क्या कहा जा रहा है कि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1015 ईस्वी में किया था, 1019 ईस्वी में किया था, या 1021 ईस्वी में, या 1025 ईस्वी में? तो कब किया था मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? वह जो है बिना युद्ध किए भाग गया और गजनी ने मंदिर को नष्ट कर दिया और वहाँ बहुत सोना वोना लूट कर भी ले गया। तो ध्यान रखेंगे कब पूछा जा रहा है? तो 1025 में किया था, 1025 में किया था। क्वेश्चन नंबर 31 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 31 को बनाइए। 31 को देखिए। 31 में क्या कहा जा रहा है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिरोज शाह तुगलक ने? तो कौन कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 को बनाएंगे जो कि इब्न बतूता से है। कहा जा रहा है कि इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में जो है भारत आया था? बलबन के, या मोहम्मद बिन तुगलक के, या फिरोज शाह तुगलक के, या सिकंदर लोदी के? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कौन? इब्न बतूता। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 को बनाएंगे आप लोग। 33 में क्या कहा जा रहा है कि सर हिंद का युद्ध कब हुआ था? सर हिंद का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1537 में, या 1539 में, या 1541 में, या 1555 में? तो कब हुआ था? 1555 ईस्वी में सर हिंद का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। 34 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि पंचतंत्र का अनवार ए सुलेही नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? हुसैन इब्न अली वैज ने, या बदायूनी ने, या अब्दुल रहीम खाना ने, इब्राहिम सरहिंदी ने? तो कौन किया था? बताएंगे। तो कौन किया था? हुसैन जो है इब्न अली वैज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35 को बनाइए आप लोग। 35 को देखिए। 35 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? किससे द्वारा? तो शहादत खान के द्वारा, या चिनकिलिच खान के द्वारा, या सरफराज जंग के द्वारा, या सदातुल्लाह खान के द्वारा, सदातुल्लाह के द्वारा? तो मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि किसे प्रदान की गई थी?
तो उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो क्या नाम है जरा आप लोग बताएंगे। चिनक्लिज खान को उपाधि प्रदान की गई थी, चिनक्लिज खान को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 को बनाएंगे। 36 में देखेंगे अस्थाई बंदोबस्त से पूछा जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त जो है व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी, 1786 में या 1790 में या 1791 में या 1793 में। तो अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था कौन लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कब किया था? 1793 में लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लागू किया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 को बनाइए आप लोग। 37 में क्या कहा जा रहा है कि सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा या आत्माराम पांडुरंग के द्वारा या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा? बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। समाज की स्थापना किया था, सार्वजनिक समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। और जो है इसे पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 को बनाएंगे आप लोग। 38 में क्या कहा जा रहा है कि मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? बताएंगे। मद्रास की संधि जो है किसके बीच हुई थी? अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच, अंग्रेज एवं टीपू सुल्तान के बीच, हैदर अली एवं मराठा के बीच, निजाम एवं हैदर अली के बीच। तो किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच जो है मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 को बनाएंगे। 39 को देखेंगे। 39 में क्या कहा जा रहा है कि नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन था? लाला लाजपत राय या दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी या मोतीलाल नेहरू? तो नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक जो है कौन थे? महात्मा गांधी थे। यह हिंदी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ था। कौन थे? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे हम लोग। 40 में क्या कहा जा रहा है कि यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? कर सुधार से संबंधित है या कृषि से संबंधित है या सी में दे रखा है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग से संबंधित है या बैंकिंग से संबंधित है? तो यूके सिन्हा समिति जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 को बनाइए। 41 को देखेंगे। 41 में क्या कहा जा रहा है कि कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा आर्टिफिशियल मनी क्या है? डॉलर है या प्रत्यक्ष विदेश निवेश है या विशेष आहरण अधिकार है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है बताएंगे जरा। तो एक विशेष आहरण अधिकार है, एक विशेष आहरण अधिकार है। इसको हम लोग इंग्लिश में SDR भी बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 को बनाएंगे। 42 को देखेंगे। 42 में क्या कहा जा रहा है कि केंद्रीय बजट में पूंजीगत जो है प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन से शामिल नहीं होता है? निवेश या विनिवेश या विदेशी ऋण उधारी या आंतरिक बाजार? तो कौन शामिल नहीं होता है? तो निवेश शामिल नहीं होता है। पूछा जा रहा है कौन शामिल नहीं होता है? तो निवेश शामिल नहीं होता है केंद्रीय बजट में। क्वेश्चन नंबर 43 को बनाएंगे। 43 में देखेंगे। 43 में क्या कहा जा रहा है कि राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा क्या है? कुल बजट प्राप्तियां, कुल बजट आय या राजस्व, व्यय या राजस्व प्राप्तियां या बजटरी घाटा प्लस उधार एवं अन्नदाता या इनमें से कोई नहीं। तो बजटरी घाटा प्लस उधार एवं अन्नदाता जो है राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा क्या है? बजटरी घाटा प्लस उधार एवं अन्नदाता, ये आपका राजकोषीय घाटा है। क्वेश्चन नंबर 44 को बनाइए आप लोग। 44 को देखिए। 44 में क्या कहा जा रहा है कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? आयात सस्ता हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है, निर्यात महंगा हो जाता है? क्या होगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो निर्यात जो है सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। कब? जब अवमूल्यन करता है। कोई भी देश अपनी मुद्रा का जब अवमूल्यन करेगा तो निर्यात जो है सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 45 को बनाइए जो कि आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि आज़ादी के समय अब तक कितनी बार जो है भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया है? 2 बार, 3 बार या 1 बार या 4 बार? तो कितनी बार किया गया है? तो 3 बार किया गया है अवमूल्यन भारतीय रुपया का। कब कब किया गया? 1949 में, 1966 में और 1991 में। 1949 में, 1966 में और 1991 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 को बनाएंगे हम लोग। 46 को देखेंगे। 46 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। किसके अंतर्गत शामिल होते हैं? विशेष आहरण अधिकार के, जिसको हम लोग SDR बोलते हैं। IMF के पास रिजर्व कोष को या स्वर्ण भंडार को या विदेशी परिसंपत्तियां? क्या होगा इसका सही जवाब? तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि 1 2 और बी में दे रखा है 1 2 3 और एक इसमें दे रखा है 1 3 4 और इसमें दे रखा है सब।
तो कह रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत कौन शामिल होते हैं, तो ये सब शामिल होता है, 1 2 3 4 शामिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 को बनाएंगे। 47 को देखेंगे। 47 में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे, तो बताएंगे प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष या संचालन नियम समिति के अध्यक्ष या वित्त एवं कर्मचारी समिति के या उपयुक्त में से सभी। आप लोग भी कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए, आंसर देने का काम कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, तो उपयुक्त में से सभी, इस सभी प्रकार के समिति का अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 को बनाइए। 48 को देखिए। 48 में क्या कहा जा रहा है साथियों, कि संसदीय जो है शासन प्रणाली की प्रमुख जो विशेषता है क्या है, शक्तियों का कठोर पृथक्करण या दोहरी कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्यम सामंजस्यपूर्ण का संबंध। तो क्या होगा इसका सही जवाब, बताएंगे आप लोग। पहला में दे रखा है 1, दूसरा में दे रखा है 3 और 3 में दे रखा है 1 और 2 और 3 और 4 में दे रखा है 1 2 और 3। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, दोहरी कार्यपालिका और विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण जो है इस संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 को देखेंगे। 49 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है मूल अधिकारों के संबंध में सही नहीं है। यहाँ कह रहा है सही नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये समिति ये असीमित नहीं है, ये अस्थायी नहीं है, ये वाद योग्य होते हैं। और ऑप्शन 1 में दे रखा है केवल 1, 2 में दे रखा है 2 और 3 में दे रखा है 1 और 2 और 4 में दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों कहा जा रहा है कि संबंध नहीं है, क्योंकि मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य उन पर जो है युक्तिगत प्रतिबंध लगा सकता है, ये अस्थायी नहीं है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 को बनाएंगे। 50 को देखेंगे। 50 में क्या कहा जा रहा है कि एक अनुच्छेद किसके बिना जो है संविधान अर्थविहीन है। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। B.R. अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो B.R. अम्बेडकर का वह कौन सा अनुच्छेद है से संबंधित है यह कथन जो है, तो अनुच्छेद 32 में कहा गया है क्या चीज़, कि संविधान की आत्मा और हृदय B.R. अम्बेडकर का यह कथन अनुच्छेद से संबंधित है। जो अनुच्छेद जिसके बिना संविधान क्या है, अर्थविहीन है, अनुच्छेद 32 में बात कही गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 को बनाएंगे। 51 को देखेंगे। 51 में क्या कहा जा रहा है साथियों, कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, कौन बुला सकता है। संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की बैठक राष्ट्रपति बुला सकते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत जो है दोनों सदनों में जब गतिरोध की स्थिति होती है तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 52 को बनाएंगे। 52 को देखेंगे। 52 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के जो है अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 142 या अनुच्छेद 152। तो किस अनुच्छेद के तहत एक किया जाता है नियुक्ति, तो अनुच्छेद 76 के तहत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 76 के तहत। क्वेश्चन नंबर 53 को बनाइए आप लोग। 53 को देखिए। 53 में क्या कहा जा रहा है कि लोकसभा में किन शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है, कितना, 20 या 30 या 22 या 28। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है, राज्यसभा में 530 जो है, और केंद्र शासित क्षेत्रों से 20 सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है केंद्र शासित से, तो क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 20। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 54 को बनाइए। 54 को देखेंगे। 54 में क्या कहा जा रहा है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए या 30 वर्ष होनी चाहिए या 35 वर्ष होना चाहिए या 21 वर्ष होना चाहिए। तो कितना वर्ष होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को बनाएंगे। 55 में क्या कहा जा रहा है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसके अनुमोदन अनिवार्य है, लोकसभा अध्यक्ष का या राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का या संसद का। तो किसका अनुमोदन जो अनिवार्य है, तो ये संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 को बनाएंगे। 56 को देखेंगे। 56 में क्या कहा जा रहा है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्ति करता है, कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ये नियुक्ति करने का काम करता है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का। क्वेश्चन नंबर 57
कहा जा रहा है 57 को देखेंगे, 57 में क्या कहा जा रहा है कि चिराग शेट्टी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। चिराग शेट्टी जो है किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से, शतरंज से या निशानेबाजी से या बॉक्सिंग से। तो चिराग शेट्टी जो है बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है और 2020 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चिराग शेट्टी को, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 को बनाइए आप लोग। 58 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। एम राजेश्वर राव या दिनेश कुमार खर्रा या पीडी वाघेला या राजीव बंसल। तो कौन है, तो पीडी वाघेला जी है दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 को बनाइए। 59 को देखेंगे, 59 में क्या कहा जा रहा है कि किस जो है राज्य में काजू नेमू जीआई टैग जो है प्रदान किया गया। किस राज्य के काजू नेमू को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो राज्य का नाम बताना है, मेघालय, मणिपुर, असम या सिक्किम। तो किस राज्य को दिया गया है हाल ही फिलहाल में, तो असम को दिया गया। अगर असम की बात किया जाए तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, और इसका सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा, और गवर्नर का नाम क्या है, प्रोफेसर जगदीश मुखी। आगे क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे हम लोग। 60 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही फिलहाल में जो है आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल घोषित किया गया, या किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है या उत्तराखंड में स्थित है या छत्तीसगढ़ में या उत्तर प्रदेश में। तो किस राज्य में स्थित है, आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61 को बनाइए। 61 को देखिए। 61 में क्या कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, माइकल मार्टिन या अमीना मोहम्मद या वोल्कन ओजकियर या जोरान जेव। तो कौन है, वोल्कन ओजकियर जो है 75वें के अध्यक्ष है, 75वें सत्र के, तुर्की के हैं, ध्यान रखेंगे किसके हैं, तुर्की के हैं। तो इससे सही जवाब क्या हो जाएगा, वोल्कन ओजकियर। कहाँ के हैं, तुर्की के हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 को बनाइए आप लोग। 62 को देखेंगे। 62 में क्या कहा जा रहा है कि अगस्त 2020 में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, मेघालय में, केरल में या असम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो है ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो केरल में मनाया गया। कहाँ मनाया गया, केरल में मनाया गया। अगर केरल की बात की जाए तो यहाँ के सीएम कौन है, पिनराई विजयन है, और यहाँ के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। क्वेश्चन नंबर 63 को बनाइए आप लोग। 63 को देखेंगे। 63 में क्या कहा जा रहा है कि विश्व जो है आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत का स्थान कितना है, 72वां है, 73वां है, 74वां या 76वां है। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान जो प्राप्त हुआ था वो 74वां था। क्वेश्चन नंबर 64 को बनाएंगे। 64 को देखेंगे। 64 में क्या कहा जा रहा है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया है, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो कौन प्राप्त किया है बताएंगे। तो ये स्थान प्राप्त किया है कौन, बड़े राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में, तो केरल। अगर केरल की बात किया जाए तो हाल ही फिलहाल में बताया आपको यहाँ के सीएम पिनराई विजयन है और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या है, गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 को बनाते हैं। 65 को देखेंगे। 65 में क्या कहा जा रहा है साथियों, ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया है, सिंगापुर में या ब्रिटेन में या फ्रांस में या चीन में। तो ये कहाँ किया गया हाल ही फिलहाल में, तो ब्रिटेन में किया गया है, ब्रिटेन में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 को बनाते हैं। देखेंगे 66 को। किस जो है खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, दीपिका ठाकुर को या अजीत सिंह को या रानी रामपाल को या आकाशदीप सिंह को। तो किसको सम्मानित किया गया है, तो रानी रामपाल को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 को बनाएंगे। देखेंगे 67 को। 67 में क्या कहा जा रहा है कि जेसीबी साहित्य, जेसीबी नहीं जो मिट्टी कोड़ता है, ध्यान रखेंगे। तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है, माधुरी विजय और एस हरीश या शशि थरूर या मनीषा कुलश्रेष्ठ। तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता मलयालम साहित्य के लेखक किसको दिया गया है बताएंगे, जवाब देंगे आप लोग। एस हरीश को दिया गया है, एस हरीश को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 को बनाएंगे। 68 में देखेंगे। 68 में क्या कहा जा रहा है कि 23वां जो है राष्ट्रीय ई गवर्नर्स सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, बंगलोर में या नई दिल्ली में या मुंबई में या चेन्नई में। तो कहाँ संपन्न हुआ, तो ये मुंबई में संपन्न हुआ। 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नर्स सम्मेलन मुंबई में संपन्न हुआ। उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम है और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 को बनाइए। 69 को देखिए। 69 में क्या कहा जा रहा है कि वर्ष 2020 में टाइलर पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया, टाइलर पुरस्कार वर्ष 2020 का।
किसको दिया गया है? प्रवीण राव को या गीता सेन को या पवन सुखदेव को या सोनम वांगचुक को दिया गया है? किसको दिया गया? तो बताएंगे आप लोग। पवन सुखदेव को ये 2020 का टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 को बनाइए। 70 को देखिए, कोविड-19 से क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कोविड-19 महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? पंजाब, हरियाणा, केरल या राजस्थान? तो कोविड-19 जो है महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था आपका? तो हरियाणा था। ध्यान रखेंगे। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर है, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। क्वेश्चन नंबर 71 को बनाएंगे। 71 को देखेंगे। 71 में क्या कहा जा रहा है कि 25वें जो है शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? कनाडा के द्वारा या मैक्सिको के द्वारा या ऑस्ट्रिया के द्वारा या इटली के द्वारा? तो 25वें जो है शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? यह पूछा जा रहा है। 2026 में होगा यह शीतकालीन ओलंपिक 25वें। ध्यान रखेंगे 2026 में होगा। कौन करेगा आयोजन? तो इटली करेगा। इटली करेगा। क्वेश्चन नंबर 72 को बनाइए। 72 को देखेंगे। 72 में क्या कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात में या तेलंगाना में या कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? तो कहाँ किया जाएगा? तो ये गुजरात में किया जाएगा। हाल ही फिलहाल में गुजरात के सीएम बदल गए हैं, जिसका नाम है भूपेंद्र पटेल, और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत है। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 को बनाएंगे। 73 को देखेंगे। 73 में क्या कहा जा रहा है? दी एंड गेम पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई थी? दी एंड गेम पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई थी? एस हुसैन जैदी के द्वारा, एस जयशंकर के द्वारा, या यतीश यादव के द्वारा, या आरसी भार्गव के द्वारा? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? द एंड गेम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया था। एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 74 को बनाएंगे। 74 को देखेंगे। भारत सरकार ने किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य भारत सरकार ने किस वर्ष तक रखा है? देखिए पूरा होता है कि नहीं। 2024 तक जो है रेडियो डिजिटल लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार। 2024 तक पूरा जो है रेडियो डिजिटलाइज हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 को बनाएंगे। 75 में क्या कहा जा रहा है कि किस जो है वरिष्ठ जो वैज्ञानिक को डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? के सिवन को, या हेमंत पांडे को, या टीसी थॉमस को, या डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी को? किसको दिया गया है बताएंगे आप लोग। तो ये किसको दिया गया? हेमंत पांडे को दिया गया है। हेमंत पांडे को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 बनाएंगे। 76 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि हाल ही में सदर जापरो किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? सदर जापरो किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? सदर जापरो किर्गिस्तान का, या तुर्कमेनिस्तान का, या कजाकिस्तान का, या उज्बेकिस्तान का? तो ये हाल ही फिलहाल जनवरी 2021 में सदर जापरो किर्गिस्तान का राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ? किर्गिस्तान के, जनवरी 2021 में सदर जापरो। क्वेश्चन नंबर 77 को बनाएंगे। 77 में क्या कहा जा रहा है साथियों? देश का पहला परागकणकर्ता पार्क विकसित किया गया। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नागालैंड में, या मिजोरम में? तो कहाँ स्थापित किया गया? तो बताएंगे ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड की बात किया जाए तो यहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी है और गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 को बनाएंगे। 78 को देखेंगे। देखिए वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक ले जो साथी नहीं सब्सक्राइब किए हैं, इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है ना। कहा जा रहा है कि कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? 4 गो ऑप्शन दे रखा है। पूछ रहा है कौन सा सदिश राशि नहीं है, बताइए। चुंबकीय क्षेत्र, या चाल प्रवणता, या विद्युत धारा, या बल आघूर्णन? तो सदिश राशि नहीं है इस चारों ऑप्शन में से कौन है बताएंगे? तो विद्युत धारा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर साइंस जो है ऑनलाइनर पूछता है, जनरल साइंस पूछता है इसमें दरोगा में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 79 को बनाएंगे। कहा जा रहा है कि ताप बढ़ाने से द्रव की संयाता क्या होती है? जब ताप बढ़ाइएगा तो द्रव की संयाता में क्या प्रभाव पड़ेगा बताएंगे आप लोग। तो क्या हो जाती है? घट जाती है संयाता द्रव की, घट जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 को बनाइए। 80 को देखिए। 80 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है? कोबाल्ट है, जास्ता है, या पारा है, या एल्युमिनियम है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है? तो एल्युमिनियम है। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 को बनाइए। 81 में क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने, या रोमर ने, या हाइजेंस ने, या न्यूटन्स ने? तो कौन दिया था? तो हाइजेंस ने दिया था। प्रकाश तरंग का सिद्धांत कौन दिया था? हाइजेंस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़िए।
82 को बनाइए आप लोग। 82 में क्या कहा जा रहा है कि सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है किसका, उत्तल दर्पण का या समतल दर्पण का या उत्तल लेंस का। तो सोलर कुकर में जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 को बनाइए। 83 को देखिए, 83 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव होते हैं, तांबा जस्ता चांदी या तांबा टीन चांदी या तांबा जस्ता टीन या तांबा जस्ता निकेल। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जर्मन सिल्वर के अवयव कौन है, तो बताना है, आप जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा, तांबा जस्ता और निकेल जो है जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है। तो क्या हो जाएगा, तांबा जस्ता और टीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 को बनाइए आप लोग भी अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए, नीचे जाकर के कमेंट कीजिए। देख रहे हैं तो अग्नि जो है रोधक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, फेरस सल्फेट का या मैग्नीशियम सल्फेट का या एल्युमिनियम सल्फेट का या सोडियम सल्फेट का। तो क्या हो जाएगा, अग्निरोधक वस्त्र बनाने में जिस यौगिक का उपयोग किया जाता है उस यौगिक का नाम क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट यौगिक, एल्युमिनियम सल्फेट यौगिक। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। 85 में क्या कहा जा रहा है कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, कैल्शियम का, मैग्नीज का या मैग्नीशियम का या सोडियम का। तो कार्नेलाइट जो है धातु अयस्क है किसका, तो मैग्नीशियम का अयस्क है, मैग्नीशियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 86 को देखेंगे। 86 में क्या कहा जा रहा है, स्टार फिश जो है किस संघ का जंतु है, किस संघ का जंतु है बताएंगे, इकाइनोडर्मेटा का या मोलास्का का या आर्थ्रोपोडा का या सिलेट्रेट्रा का। स्टार फिश के बारे में पूछा जा रहा है, तो किस प्रकार का जंतु है ये, किस संघ का जंतु है, तो इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है, इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 को बनाएंगे। 87 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम या न्यूक्लियस। तो कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दे रखा है 4 को, तो बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, तो न्यूक्लियस जो है सबसे बड़ा कोशिकांग है, न्यूक्लियस सबसे बड़ा कोशिकांग है। क्वेश्चन नंबर 88, आप सबके शरीर में खून होता है और खून से क्वेश्चन, ब्लड से क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि रक्त समूह ओ एवं पिता रक्त समूह ए भी हो, पिता का, माता का रक्त समूह क्या है, ओ है, और पिता का रक्त समूह ए भी है। तो बच्चों में संभावित जो है रक्त समूह कैसा होगा, तो माता का रक्त समूह ओ है और पिता का रक्त समूह क्या है, ए बी है। तो उसका बच्चा का जो है रक्त समूह क्या होगा, जरा आप लोग बताएंगे। तो बच्चा का रक्त समूह क्या हो जाएगा, ए बी होगा। क्या हो जाएगा, ए बी होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 को बनाएंगे। 89 को देखेंगे। 89 में क्या कहा जा रहा है कि एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है, एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है, विषाणु के कारण या जीवाणु के कारण या प्रोटोजोआ के कारण या कवक के कारण। तो एंथ्रेक्स रोग जो है किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण हो जाता है, जीवाणु के कारण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 को बनाएंगे। 90 को देखेंगे। 90 में क्या कहा जा रहा है साथियों, निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। अगर घाव हो जाएगा तो कौन विटामिन जो है घाव को भरने में सहायक होता है, विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन के। तो घाव भरने में जो है विटामिन सी सहायता करता है, विटामिन सी सहायता करता है घाव को भरने में। क्वेश्चन नंबर 91 को बनाएंगे। मस्तिष्क से क्वेश्चन है। कहा जा रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, सेरेब्रम है या हाइपोथैलेमस है या स्पाइनल कॉर्ड है या मेडुला है। तो मस्तिष्क का जो है हाइपोथैलेमस भाग है जो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने का काम करता है, हाइपोथैलेमस, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 को बनाइए आप लोग भी जवाब देते चलिए, कमेंट करते चलिए। कहा जा रहा है 92 में निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है, वृद्धि रोधक, ऑक्सिन या जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन या एब्सेसिक अम्ल। तो कौन ऐसा हार्मोन है जो वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है, जो वृद्धि को रोक देता है, तो बताएंगे। तो एस्बेसिक अम्ल जो है वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, एस्बेसिक अम्ल, एस्बेसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 93 को बनाएंगे। 93 में क्या कहा जा रहा है कि प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन मुख से या ग्रास नली से या अमाशय से या छोटी आंत से। तो कहाँ से शुरू हो जाता है प्रोटीन का पाचन शरीर में, कहाँ से शुरू हो जाएगा बताएंगे आप लोग। तो ये अमाशय से शुरू हो जाता है। कहाँ से, अमाशय से शुरू हो जाता है प्रोटीन का पाचन। क्वेश्चन नंबर 94 को बनाएंगे। बहुत करीब ही हम लोग हैं साउथ के पहुँचने में। कहा जा रहा है कि नतांगी नेशनल पार्क किस राज्य में है, सिक्किम में है या मिजोरम में है या नागालैंड में है या मणिपुर में है।
तो कहाँ है? ये नागालैंड में है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। यहाँ का नेफ्यू ये सीएम है और RN रवि क्या है? गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 95 को बनाएंगे। 95 को देखेंगे। 95 में क्या कहा जा रहा है कि ऊर्जा पिरामिड होता है, क्या होता है? हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है, सीधा तथा उल्टा दोनों होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊर्जा पिरामिड क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 को बनाइए। 96 में क्या कहा जा रहा है कि वेनेजुएला की राजधानी काराकस। ध्यान रखेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? काराकस है। निम्न में से किस नदी के जो है किनारे स्थित है? अमेजन के या डेन्यूब के या एरिनिको के या पराना के? तो वेनेजुएला की राजधानी काराकस जो है एरिनिको नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? ओरिनिको नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97 को बनाइए। 97 को देखेंगे। 97 में क्या कहा जा रहा है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच, जर्मनी और पोलैंड के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। तो किस दो देशों के बीच की सीमा रेखा है 38वीं समानांतर रेखा? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की समानांतर रेखा है 38वीं समानांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर 98 को बनाएंगे। 98 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किन के द्वारा किया गया था? टांसले के द्वारा या हेक्केल के द्वारा या कोपेन के द्वारा या डार्विन के द्वारा? तो ये किसके द्वारा इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो बताएंगे। तो ये हेक्केल के द्वारा किया गया था। हेक्केल के द्वारा किया गया था। हेक्केल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99 को बनाएंगे। 99 में देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग किस देश की संसद है? स्टार्टिंग किस देश की संसद है? स्वीडन की या नॉर्वे का या ब्राजील का या डेनमार्क का? तो स्टार्टिंग जो है किस देश का संसद का नाम है? तो ये नॉर्वे की संसद का नाम है। आइए हम लोग आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अंत भला तो सब भला। कहा जा रहा है कि युद्ध जो है नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का, अरुणाचल प्रदेश का या कर्नाटक का या मिजोरम का? तो लोक युद्ध नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है तो किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ का सीएम कौन है? पेमा खांडू और गवर्नर BD मिश्रा है। तो ध्यान रखेंगे, जो साथी इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और सारे दोस्तों में इसको शेयर कर दें ताकि सभी लोग देख सके। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।